हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुषी गुप्ता है और मैं आज आपको मध्यकालीन इतिहास के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाली हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको प्राचीन इतिहास में भी कंप्लीट कराए थे। पेपर के अकॉर्डिंग 3 मार्कर, 2 5 मार्कर और 1 11 मार्कर, और हमारे आयु में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पेपर में 30 नंबर की एक यूनिट आती है और उसमें 3 मार्कर, 2 5 मार्कर और 1 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ही हमने कल भी अपने प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें उसके बाद हम कल आधुनिक इतिहास, इसके बाद हम सारे यूनिट को एक एक करके कवर करते जाएंगे। हमने हर दिन एक यूनिट के कम से कम 6 क्वेश्चन कंप्लीट करने का आपसे कल प्रॉमिस किया था। तो वैसे ही आज हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुहत्सिब कौन था। तो जो मुहत्सिब है वो एक नैतिक शिष्टाचार अधिकारी था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये कौन था, वो कौन था, नाम पूछकर, तो उसके बाद हमें इनको बताना होता है। थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो मुहत्सिब यह नैतिक शिष्टाचार अधिकारी था। यह उस समय में उस समाज में व्याप्त शिष्टाचार की देखता था कि है या नहीं। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो तुगलक वंश का प्रमुख अधिकारी था। मुहत्सिब तुगलक वंश का एक प्रमुख अधिकारी था। अब हम पढ़ते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। आप सबको पता होगा अकबर के दरबार में 9 बहुत ही काबिल, बहुत ही अच्छे लोग रहते थे, महान लोग थे, जिनको नवरत्न कहा जाता है। तो हमारे उसमें प्रमुख थे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हकाम, फैजी। तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्कर में आता है तो हम केवल इनके नाम बता सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन 5 मार्कर में आ जाता है तो हम इनको एलेबोरेट कर सकते हैं कि ये किस चीज़ में माहिर थे, ये क्यों प्रसिद्ध थे। तो जो बीरबल थे वो अकबर के प्रमुख सलाहकार थे, अकबर के प्रमुख मंत्री थे। और जो अबुल फजल थे उन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी। टोडरमल वित्त मंत्री थे। तानसेन संगीतज्ञ थे। ऐसे ही सारे मतलब सब किसी न किसी चीज़ में थे माहिर। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था खिलजी क्रांति। तो खिलजी क्रांति क्यों हुई थी, इसका प्रमुख कारण क्या था, इसके परिणाम क्या थे। तो इस क्वेश्चन को हम केवल 3 लाइन्स में लिखेंगे। तो हमारा आंसर है जाति व नस्ल पर आधारित उच्च इल्वारी तुर्की शासन व्यवस्था की समाप्ति। जो उस समय जाति और नस्ल पर आधारित उच्च इल्वारी तुर्की शासन व्यवस्था थी, उसकी समाप्ति हुई थी खिलजी वंश के आगमन से, जिसे खिलजी और तथा खिलजियों की सत्ता में आगमन हुआ था। जैसे सबसे पहले गुलाम वंश था, उसके बाद फिर खिलजी वंश आया था। तो उसके मतलब खिलजी क्रांति के तहत खिलजियों का शासन में आगमन हुआ था, और उन्होंने कुछ सालों तक हमारे दिल्ली के में बहुत सालों तक शासन किया, जिसमें प्रमुख थे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सारी नीतियाँ बहुत अच्छी मानी जाती हैं। उनकी आर्थिक नीतियाँ, उनकी सामाजिक नीतियाँ, उनकी ये सारी नीतियाँ, बाजार व्यवस्थाओं को बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमारे 3 मार्कर के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम पढ़ेंगे 5 मार्कर के क्वेश्चन। तो 5 मार्कर में हमें आयोग में 7 से 8 लाइनें मिलती हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बलबन का राजत्व सिद्धांत। जो बलबन ने राजत्व सिद्धांत दिया था, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो बलबन ने शासन की सुदृढ़ीकरण तथा राजा के द्वारा सत्ता में अनुशासन बनाए रखने के लिए सिद्धांत दिया था कि उसका शासन बहुत अच्छा चले और सत्ता में अनुशासन भी बना रहे। इसके लिए बलबन ने एक सिद्धांत दिया था, जिसे दैवीय सिद्धांत का समर्थन, मतलब उसने क्या किया था, दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया था। इसमें क्या क्या कहा गया था, उसने कहा था सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। जो सुल्तान है, जैसे बलबन जो उस समय को सुल्तान बना था, तो उसको पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए। मतलब अगर वो जो भी कहे वो हर चीज़ सत्य है, हमें ईश्वर की तरह उसे पूजना चाहिए। दूसरा है सुल्तान के कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकती। जैसे कि हम ईश्वर के कोई भी कार्य की आलोचना नहीं कर सकते, वैसे ही हमें सुल्तान के कार्यों की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, वैसे ही और नहीं की जा सकती है। उसके बाद है सिजदा व पायबोस प्रथा को अपनाया। उसने सिजदा व पायबोस प्रथा को अपनाया कि हमें झुककर, हमारे सिजदा या पायबोस में ये होता है कि झुककर, लेटकर उसके चरण को चूमा जाता है, आई थिंक ऐसा छुआ जाता है। तो उसमें वही उसने सिजदा व पायबोस प्रथा को अपनाया। उसने अनुशासन
मतलब अनुशासन की नीति अपनाई, चाहे रक्त व लौ चाहे जैसे हो, पर किसी भी तरीके से शासन राज्य में अनुशासन होना चाहिए। उसने अनुशासन के लिए कठोर नीति अपनाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की सार्वजनिक कार्यों की चर्चा कीजिए। शेर शाह सूरी जो हुमायूं के बाद आया था सत्ता में, तो शेर शाह सूरी ने बहुत सारे ऐसे काम करवाए थे जो सार्वजनिक रूप से लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे, जिसमें हमारा पहला काम था सड़कों का निर्माण व मरम्मत। सबने सुना होगा एक जीटी रोड जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था, जिसे उस समय सड़क ए आज़म के नाम से भी जाना जाता था, जिसका विस्तार बंगाल से पंजाब तक था। यह बंगाल से पंजाब को जोड़ती थी सड़क, इसे ग्रांड जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। इसने सरायों का निर्माण कराया। कहते हैं शेर शाह सूरी ने उस समय लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया था। इतिहासकार ने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है, कि जैसे हमारे शरीर में धमनियों से रक्त प्रवाह होता है, वैसे उसने इतने सारे सरायों का निर्माण कराया था कि इतिहासकारों ने उसे साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा था। इसके बाद है पानी, वृक्ष व मस्जिदों की सुरक्षा। उसने पानी, वृक्ष और मस्जिदों की सुरक्षा के लिए कार्य किए थे। प्रत्येक सराय बाजार में गुप्तचरों की नियुक्ति की थी। उसने बहुत सारे गुप्तचरों की नियुक्ति की थी हर सराय और बाजार में। उसके बाद उसने बहुत सारी अन्य सड़कों का भी निर्माण कराया था, जैसे कि आगरा से बुरहानपुर, लाहौर से मुल्तान। उसने बहुत सारे सार्वजनिक कार्य के सरायों आदि का निर्माण कराया, और गुप्तचर व्यवस्था भी उसने काफ़ी अच्छी की। हर जगह गुप्तचरों को नियुक्त किया ताकि अगर कोई उसके ऊपर आक्रमण करता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो सब बता सके उसके राज्य में क्या चल रहा है, सबके लिए उसने गुप्तचर व्यवस्था लागू करी थी, बहुत अच्छी। तो हमने आज हमारे 5 मार्कर के 2 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, जिसमें एक बलबन से रिलेटेड था और एक शेर शाह सूरी से, जो होप तो आप लोगों को समझ आए होंगे और आप ये क्लास पसंद कर रहे होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 मार्कर के बारे में। हमें 11 मार्कर में लगभग 200 पेजेस मिलते हैं, तो 200 वर्ड्स में लिखना होता है, जिसके लिए हमें 2 पेज दिए जाते हैं आयोग की तरफ से। तो हम अपना 11 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, औरंगजेब की धार्मिक नीति का विवरण दीजिए, इसके मुगल स्थापत्य पर क्या प्रभाव पड़े। तो जो औरंगजेब की धार्मिक नीति है, हमें उसके बारे में बताना है, और उसकी मुगल स्थापत्य पे क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में भी हमें बताना है। तो हमारा आंसर है, औरंगजेब धार्मिक कट्टरता के कारण ही गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब मतलब माना जाता है कि वो बहुत ही कट्टर था। उसने अपने भाइयों से भी युद्ध किए, उनको भी मारा, उसने अपने पिता को भी मतलब उसने हर तरीके से अपने आप को एक ताकतवर दिखाया लोगों के सामने। उसने बहुत सारी ऐसी नीतियाँ अपनाई, और वह भारत में इस्लाम धर्म का कट्टरता के साथ प्रचार प्रसार करना चाहता था। जो एक वो औरंगजेब था, एक कट्टर मुस्लिम था, और वो मतलब कट्टरता के साथ प्रचार प्रसार करना चाहता था। इसलिए वह अन्य सभी धर्मों, विशेषतः भारत के बहुसंख्यक धर्म, मतलब जो सारे धर्म थे इंडिया में उस समय, हिंदू धर्म से घृणा, मतलब जो भारत का मेन धर्म था हिंदू, उससे घृणा करता था। जहां भारत के इतिहास में अकबर अपने उदार और सहिष्णु धार्मिक नीति के लिए विख्यात था, वहीं औरंगजेब अपनी कठोर और असहिष्णु एवं संकुचित धार्मिक नीति के कारण कुख्यात है। मतलब जो अकबर था वो एक बहुत अच्छी धार्मिक नीति के कारण फेमस था, तो उसी के अपोजिट में औरंगजेब एक बहुत कठोर, असहिष्णु और संकुचित नीति के कारण कुख्यात था। हमारा नेक्स्ट पैरा है, औरंगजेब की धार्मिक नीति पक्षपात एवं असहिष्णुता पर आधारित थी। वह हिंदुओं का विशेष विरोधी था। वह कैसा था? हिंदुओं का विशेष विरोधी था। इस कारण उसकी धार्मिक नीति को हिंदुओं की विरोधी नीति भी कहा जाता है। जो औरंगजेब था वह पक्षपातपूर्ण नीति अपनाता था, मतलब वो मुस्लिमों को हमेशा आगे रखता था, उनको उच्च पद देता था, और हिंदुओं के बहुत नीचे समझता था, उनके साथ बहुत जुल्म करता था। ये सारी चीज़ें असहिष्णुता पर आधारित थी। वह हिंदुओं का विशेष विरोधी था। इस कारण उसकी धार्मिक नीति को हिंदुओं की विरोधी नीति भी कहा जाता है। औरंगजेब ने इस्लाम के प्रचार एवं हिंदुओं के दमन के लिए निम्नलिखित कार्य किए। उसने इस्लाम के प्रचार और हिंदुओं के दमन के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसमें प्रमुख थे मंदिर तथा मूर्तियों का विध्वंस। उसने क्या किया था? मंदिर और मूर्तियों का विध्वंस किया था। जो उस समय मतलब जो मंदिर बने हुए थे उन सबको मिटाना शुरू किया। जजिया को पुनः लागू किया। अकबर ने
हिंदुओं पर से जजिया को हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब जब शासन में आए तो उसने पुनः लागू कर दिया। उसके बाद हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाए उसने, बहुत सारे हिंदुओं के सामाजिक प्रतिबंध, उनके रहन सहन, उनके तीज त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए, बलपूर्वक मुसलमान बनाए, मतलब बलपूर्वक तरीके से मुसलमान बनाने का कोशिश किया। सरकारी नौकरियों में भी भेदभाव किया, मुस्लिमों को उच्च पद दिए, हिंदुओं को निम्न पद दिए। उसके बाद सिखों और मराठों पर भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए। उसके समय हिंदू शिक्षा संस्थानों का विनाश किया गया, जो भी हिंदू शिक्षा संस्थान थे उनका भी विनाश किया गया। सिखों पर कलमा खुलवाना बंद कर दिया। उसको ये लगता था, अकबर औरंगजेब का ये मानना था कि उसको हिंदू जाति के अन्य जाति के लोग छूते हैं और वो अपवित्र होती हैं, इसलिए उसने सिखों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। उसने जो नौरूज उत्सव था उस पर प्रतिबंध लगा दिए, दरबार में गाना नृत्य सब बंद करा दिया, तुलादान प्रथा भी बंद कराई, मादक पदार्थों के सेवन पर भी रोक लगा दी, वैश्यागमन को अवैध कर दिया। जो समय वो वैश्यागमन चलता था उसको भी अवैध घोषित कर दिया। पुरानी मस्जिदों की मरम्मत कराई। उसने जो हिंदुओं के धार्मिक संस्थान, शिक्षा संस्थान थे उनको तो तोड़ दिया, उनको विध्वंस कर दिया, लेकिन जो उस समय बहुत पुरानी मस्जिदें थी जिनको अब लोग उपयोग नहीं करते थे या बहुत टूटी फूटी अवस्था में थी, उनकी मरम्मत कराई और झरोखा दर्शन प्रथा भी बंद कर दी। तो औरंगजेब ने ऐसी बहुत सारी नीतियाँ अपनाई जो हिंदुओं के विरोधी थी। उसने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए और मुस्लिम कट्टरपंथी, मतलब मुस्लिमों का साम्राज्य बनाने के लिए उसने सारी बहुत नीतियाँ अपनाई। अब हम इसका नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। तो औरंगजेब जो था उसकी धार्मिक नीति में निम्नलिखित परिणाम हुए। जो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी उसके मतलब बहुत सारे परिणाम हुए, जिसके कारण कहते हैं कि औरंगजेब की जो धार्मिक और कट्टरपंथी नीतियाँ थी उसके बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। तो हमारा पहला पॉइंट है, औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण बनी। इस नीति के विरोध में जाटों, सनातनियों, सिखों, बुंदेलों एवं राजपूतों ने भयंकर विद्रोह किए। जो औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ थी वो मुगल साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण थी। इसके कारण जो अन्य सारे थे लोग, जैसे जाट, सनातनी, सिख, बुंदेला, सब ने उसका विद्रोह किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। बुंदेला जो छत्रसाल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था औरंगजेब का। औरंगजेब कई बार बुंदेलाओं से हारा भी था और उसके और लोग भी हारते थे हमेशा। राज्य की आमदनी कम हो गई। जब सब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया तो राज्य में आमदनी कम हो गई, क्योंकि मुसलमान अनेक करों से मुक्त कर दिए गए थे। एक तो सब जगह से विरोध हो रहा था और जो मुसलमानों पर कर लगाए गए थे वो सारे भी हटा दिए, जिस वजह से कर नहीं मिलने के कारण आमदनी भी बहुत कम हो गई थी। औरंगजेब की गैर मुसलमान प्रजा सम्राट के जो विरुद्ध हो गई थी। जो और सारे थे, जाट, सिख, हिंदू, ये सारे सम्राट के अगेंस्ट भी हो गए थे, जिसके कारण वह साम्राज्य के पतन का इंतजार करने लगे। और जो वहाँ के आसपास के साम्राज्य के लोग थे वो सब उसके साम्राज्य के, मुगल साम्राज्य के पतन का इंतजार करने लगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मुगल साम्राज्य के विरोधियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। देश में अशांति व अव्यवस्था ने भयंकर रूप धारण कर लिया। जो वहाँ पे अशांति बढ़ती गई, अव्यवस्था का रूप आ गया, सभ्यता और संस्कृति का प्रवाह भी बंद हो गया, क्योंकि सबकी संस्कृतियों पर रोक लगा दी गई थी। इस वजह से सारी चीज़ें हुई। तो वस्तुतः हम मतलब इसका निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि वस्तुतः औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य की जड़ें खोखली कर दें। जो औरंगजेब की धार्मिक नीति थी उसके कारण मुगल साम्राज्य की जड़ें खोखली हो गई। बहुत सारी जगह से युद्ध और ये सारी चीज़ें होने लगी। औरंगजेब के कुछ सौ साल बाद ही मुगलों का पतन हो गया। वैसे वास्तविक रूप से तो मुगलों का पतन औरंगजेब के बाद ही होने लगा था, लेकिन बस ऐसे नाम के लिए शासक रह गए थे जिनका बाद में वो भी खत्म हो गए। उसकी दक्षिण नीति एवं राजपूत नीति भी उसकी धार्मिक नीति से प्रभावित थी। जैसे औरंगजेब ने बहुत सारे दक्षिण राज्यों को जीता था, लेकिन जो उसकी मतलब और राजपूतों में भी उसका अच्छा संबंध था, लेकिन जो उसकी नीतियां थी और बाकी उसकी वजह से सारे लोग उससे नाराज हुए और उन्होंने उसके साथ अच्छे संबंध रखना बंद कर दिए। वास्तव में उसकी कोई भी नीति समाज में हितकर साबित नहीं हुई। औरंगजेब ने जो भी नीतियाँ अपनाई थी वो कोई भी समाज के लिए हितकर साबित नहीं हुई। इस वजह से मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।
अगर आप लोग को कुछ समझ ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और अभी मतलब मुझे पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा सेकंड वीडियो ही है, तो हो सकता है मुझसे बहुत सारी गलतियाँ भी हों। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ उन्हें सुधारने की। होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। और कल हम पढ़ते हैं हमारा आधुनिक इतिहास। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक शेयर।